हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 27 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सारी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहाँ कॉल डेटा सेंटर पार्क का उद्घाटन करेंगे? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, नोएडा में। अगला है, उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व कितने क्षेत्र में विकसित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में जो तराई हाथी रिजर्व है ये विकसित किया जाएगा 3049 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की सितंबर महीने की या अगस्त महीने की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में अब GSVM PGI समेत कितने मेडिकल कॉलेजों में बनाए गए सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकों में मेडिक्लेम से मरीजों को कैशलेस इलाज मिलेगा? तो कितने मेडिकल कॉलेजों में? तो 6 मेडिकल कॉलेजों में। अगला है, इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो अभी जो है 36 उपग्रहों को स्थापित किया गया है ऑर्बिट में, जो इसरो का सबसे भारी रॉकेट है LVM-3M2 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रेड बुल फॉर्मूला 1 जो रेसिंग टीम है इसके संस्थापक थे डिट्रिस मार्क्सचुटे। इनका जो है हाल ही में निधन हो गया, तो कितनी वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, 78 ईयर्स में। अगला क्वेश्चन है, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने? तो पहले जो भारतीय रेसलर बन गए हैं वो बने हैं अमन सहरावत। अगला है, 24 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात शुरू हुआ, तो इस चक्रवात का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, सितरंग नाम का जो चक्रवात है वो शुरू हुआ है कहाँ से? बंगाल की खाड़ी से। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल जो यूनाइटेड नेशन डे है वो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला है, किस राज्य के 15 स्कूलों में ऑनेस्टी शॉप खोली गई है? तो ऑनेस्टी शॉप जो है ये खोली गई है कहाँ पे? केरल में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, जेवर में बन रहे एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए कितने प्रतिशत किसानों ने सहमति दे दी है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, 80% किसानों ने। दोस्तों, जेवर में जो एयरपोर्ट बन रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। तो इसका जो निर्माण कार्य है वो जारी है और पहले चरण का जो काम है वो पूरा हो चुका है। अब इसका जो काम है वो दूसरे चरण का किया जाएगा। तो दूसरे चरण के निर्माण के लिए जो है पूरी तरह से जो मार्ग है वो प्रशस्त हो गया है। क्यों? क्योंकि जो किसानों की जो सहमति है वो यहाँ पर मिल चुकी है। दोस्तों, नोएडा एयरपोर्ट पर देश के सबसे बड़े मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहालिंग के निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया। दरअसल दोस्तों, क्या होता है कि जब भी कोई भी परियोजना है, अगर भूमि अधिग्रहण की कोई परियोजना है तो भूमि अधिग्रहण कानून के हिसाब से किसी भी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण जो है तभी किया जा सकेगा जब 70% किसानों की उस पर जो है सहमति मिले। तो इसी के चलते जो ये नोएडा में जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है इसके लिए भूमि अधिग्रहण की जानी थी दूसरे चरण के लिए। तो यहाँ पर जो है 7164 किसानों ने जो है क्या कर दिया है, अपनी मंजूरी दे दी है। और इससे क्या हुआ, 80% किसानों ने अपनी मंजूरी दे दी है। तो इससे क्या हुआ कि जो निर्माण कार्य है वो पूरी तरह से इसका जो मार्ग है वो प्रशस्त हो गया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के पास अब 2699 हेक्टेयर भूमि हो जाएगी। दरअसल दोस्तों, क्या है कि जो जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है तो इसके पहले चरण का तो काम पूरा हो चुका है, लेकिन जो दूसरा चरण है इसका काम अभी शुरू किया जा रहा है। दोस्तों, क्या है कि जो नोएडा
में ये जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, यहाँ पर कुल 5 रनवे बनने हैं। पहले चरण में 2 रनवे का निर्माण किया गया था और अब जो है ये दूसरे चरण का काम शुरू किया जाएगा और यहाँ पर भी जो है रनवे का निर्माण किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के 5 रनवे बनने हैं, जिनमें से अभी तक 2 रनवे बनकर के तैयार हुए। दोस्तों अगर हम लागत की बात करते हैं तो एक रनवे बनने की जो कीमत आती है वो कितनी आती है, तो वो आती है तो लगभग 5,500 करोड़ रुपए की जो है लागत आती है। और दोस्तों इस परियोजना की अगर हम बात करते हैं, पूरी परियोजना की जो जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, तो इसके निर्माण की लागत कितनी है, तो लगभग कितनी है 30,000 करोड़ जो है इसकी लागत है इस पूरी परियोजना की। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि जो जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है, इसके दूसरे चरण के लिए जो है 80% किसानों की सहमति मिल गई है और जो दूसरा चरण का निर्माण कार्य है वो भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 4 राज्यों को 1,764 करोड़ रुपए जारी किए, जिसमें उत्तर प्रदेश को कुल कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, 720 करोड़ रुपए जो है ये यूपी को दिए गए हैं। दोस्तों अभी जो है वित्त मंत्रालय ने 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों को अनुदान प्रदान करने के लिए 4 राज्यों को 1,764 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। अब ये जो राशि जारी की गई है 4 राज्यों को, उनमें से अगर हम राज्यवार देखें तो उत्तर प्रदेश को 720 करोड़ रुपए की राशि दी गई है, आंध्र प्रदेश को 136 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ को कितना, तो 109 करोड़ रुपए, ये यहाँ पे नहीं होगा, छत्तीसगढ़ को 109 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र को जो है सबसे ज्यादा 799 करोड़ रुपए अनुदान दिए गए हैं। कुल अनुदान में से 2/3 से अधिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन घटक के लिए अनुशंसित है और शेष राशि व्यापक वायु गुणवत्ता के लिए उपयोग की जाएगी। तो यहाँ से याद रखेंगे कि वित्त मंत्रालय ने अभी 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों को अनुदान प्रदान करने के लिए कितने रुपए की राशि जारी की है, तो 1,764 करोड़ रुपए की। इनमें से उत्तर प्रदेश को 720 करोड़ रुपए दिया जाएगा। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो अनुदान दिया गया है कि 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों को, तो ये जो 4 राज्य हैं तो उनके कौन कौन से शहर हैं जिनको अनुदान दिया गया। तो अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में है विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम। ठीक, इसके लिए ये राशि अनुदान में दी गई है। इसके अलावा अगर हम दूसरे राज्य की बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर जो है दुर्ग, भिलाई नगर और रायपुर, औरंगाबाद और ग्रेटर मुंबई, ये है महाराष्ट्र का शहर। यानी कि छत्तीसगढ़ का कौन कौन से हैं, तो दुर्ग, भिलाई नगर और रायपुर, ये हो गए छत्तीसगढ़ के। महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो औरंगाबाद है, ग्रेटर मुंबई है, नागपुर, नासिक, पुणे और वसई, ये महाराष्ट्र राज्य के शहर हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं, तो आगरा हो गया, इलाहाबाद हो गया, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और वाराणसी, ये उत्तर प्रदेश के शहर हैं जिसके लिए वित्त मंत्रालय ने 720 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। ठीक, तो याद रखेंगे यहाँ से राज्यवार यूपी को 720 करोड़ रुपए। अगला है उत्तर प्रदेश में किस जिले की पुलिस ने बुजुर्गों के लिए सवेरा योजना शुरू की है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए, अमेठी। दोस्तों अमेठी में पुलिस ने जो है बुजुर्गों के लिए एक योजना शुरू की है, कौन सी, सवेरा योजना। दोस्तों ये जो योजना शुरू की गई है सवेरा योजना, ये क्यों शुरू की गई है, तो ये जो योजना है वो बुजुर्गों के लिए शुरू की गई है इसलिए क्योंकि दरअसल देखा जाता है कि कई ऐसे मामले होते हैं जिनमें जो व्यक्ति हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो लड़के होते हैं, तो वो क्या है कि उनका सही से ध्यान नहीं रखते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वो जो है बुजुर्ग सड़क पर निकल जाते हैं, यानी घर से जो है उनको निकाल दिया जाता है और वो फुटपाथ पर जो है अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसी सब के चलते जो पुलिस है, अमेठी पुलिस, उसने सवेरा योजना शुरू की है और इसके तहत जो बुजुर्ग है वो कंप्लेन कर सकते हैं पुलिस में जाकर के। तो इसी के चलते जो सवेरा योजना है, इसके चलते अभी तक जिले में 3,970 बुजुर्गों ने इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करा लिया है। अमेठी में पुलिस महकमे ने बुजुर्गों के लिए सवेरा योजना की शुरुआत की है, जिसके चलते बूढ़े माँ बाप को बहू बेटे बेघर नहीं कर सकेंगे। अब क्या होगा, जो बुजुर्ग होंगे वो 112 डायल करेंगे और बुजुर्गों की मदद के लिए पुलिस जो है वो तुरंत पहुंचेगी। पुलिस की इस पहल से बुजुर्गों के जीवन में उजाला देखने को मिलेगा
इसके लिए थाना स्तर पर वरिष्ठ नागरिक सेल का भी गठन किया गया है। तो याद रखेंगे आप, अगर पूछा जाता है कि सवेरा योजना ये जो है यूपी में किस जिले में शुरू की गई है, तो अमेठी में जो है पुलिस ने सवेरा योजना शुरू की है। उद्देश्य क्या है, तो बुजुर्गों की, जो बुजुर्ग हैं उनकी समस्याओं को सुनना इसका उद्देश्य है। यानी कि जो बुजुर्ग हैं उनको बेघर कर दिया जाता है, उनको घर से निकाला जाता है, तो ऐसे बुजुर्गों की सहायता करना। इसके साथ ही दोस्तों कई ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो फुटपाथ पर या और भी कई तरीके की समस्याएं होती हैं, तो सभी का जो निपटान है वो इसी योजना के तहत किया जाएगा। तो याद रखेंगे आप, सवेरा योजना किसने शुरू की है, अमेठी पुलिस ने इसको शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में होने वाले नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी, युवराज सिंह को। दोस्तों क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया यानी कि CABI ने भारतीय दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह को भारत में होने वाले नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाने का ऐलान किया। लगातार तीसरी बार भारत में आयोजित होने जा रहे नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप 6 दिसंबर से शुरू होगा और 17 दिसंबर 2022 तक खेला जाएगा। ये जो टूर्नामेंट है जो कि 6 दिसंबर से शुरू होगा, तो इसमें कौन कौन से देश जो है भाग लेंगे, तो इसमें भाग लेने वाले हैं भारत है, नेपाल, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये जो है नेत्रहीनों का जो T20 वर्ल्ड कप है इसमें भाग लेंगे। यह T20 वर्ल्ड कप विकलांगों के लिए काम करने वाले समर्थनम ट्रस्ट, ठीक है, ये याद रखेंगे। समर्थनम ट्रस्ट की एक पहल है जो 2012 से इस चैंपियनशिप का आयोजन करा रहा है। यानी कि जो नेत्रहीनों के लिए T20 वर्ल्ड कप है इसका आयोजन कौन कराता है, तो समर्थनम ट्रस्ट ये जो है इसका आयोजन कराता है। साल 2012 से इसका आयोजन किया जा रहा है नेत्रहीनों के लिए T20 वर्ल्ड कप का। ठीक, तो ये चीज यहां से याद रखेंगे। तो अभी आपको इंपॉर्टेंट क्या है कि याद रखेंगे कि जो नेत्रहीनों के लिए T20 वर्ल्ड कप होने वाला है भारत में, तो इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर जो है किसको बनाया गया है, तो युवराज सिंह को जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और दोस्तों लगातार तीसरी बार भारत में ये जो है आयोजित हो रहा है नेत्रहीनों के लिए T20 वर्ल्ड कप। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी मुद्रा पर छपने वाली पहली एशियाई अमेरिकी कौन बनी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, एना मे वोंग। यहाँ आप इनकी इमेज देख सकते हैं और ये है वो क्या, ये है मुद्रा, ये है वो यूनाइटेड स्टेट का डॉलर। ठीक, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये यहां पर इनकी इमेज जो है छापी गई है। 24 अक्टूबर 2022 को प्रसिद्ध हॉलीवुड स्टार एना मे वोंग अमेरिकी मुद्रा पर छपने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बनी है। अमेरिकी वीमेन क्वार्टर प्रोग्राम जो सिक्कों पर महिला अग्रदूतों को विशेषताएं प्रदान करता है के हिस्से के रूप में वोंग की तस्वीर क्वार्टर डॉलर पर अंकित की गई है। किस पे की गई है, क्वार्टर डॉलर पे। ठीक है, हॉलीवुड की पहली एशियाई अमेरिकी फिल्म स्टार के रूप में पहचानी जाने वाली एना ने एक दशक लंबे करियर में 60 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। तो याद रखेंगे आप कि ये पहली एशियाई अमेरिकी बन गई हैं जो कि अमेरिकी करेंसी पर छपने वाली है। ठीक है, तो अमेरिकी मुद्रा पर छपने वाली पहली एशियाई अमेरिकी कौन बन गई हैं, एना मे वोंग, नाम याद रखेंगे। और ये कौन है, तो ये प्रसिद्ध हॉलीवुड स्टार है। और दोस्तों इनकी तस्वीर छपी किस पे है, तो अमेरिका के क्वार्टर डॉलर पर इसकी इनकी जो इमेज है वो छापी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार कौन सा बना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, नीदरलैंड। दोस्तों नीदरलैंड जो है ये चीन और बांग्लादेश से आगे निकलते हुए भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक के रूप में उभरा है। वित्त वर्ष 2012 के बाद से भारत के शीर्ष 10 निर्यात स्थलों की सूची में 2 स्थान ऊपर आ गया है। इस वित्त वर्ष में अगस्त तक 106% की वृद्धि के कारण एक साल पहले 7.5 बिलियन डॉलर तक की वृद्धि हुई है। इसी के साथ अगर हम ब्राजील की बात करें तो ये 2012 में 21वें स्थान पर था और अभी जो है ये 8वां भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है। इसी तरह से इंडोनेशिया भी 7 पायदान ऊपर चढ़ करके 7वें स्थान पर पहुंच गया। और अगर हम बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा देश है, तो याद रखेंगे आप अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात, ये जो है भारत के लिए क्रमशः सबसे बड़े और दूसरे सबसे बड़े निर्यात गंतव्य बने हुए हैं। यानी भारत का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, तो वो है अमेरिका। सेकंड नंबर पर आता है संयुक्त अरब अमीरात। और नीदरलैंड यहाँ पे याद रखेंगे क्योंकि इसने काफ़ी लंबी छलांग लगाई है। 2012 के बाद से ये जो है अब
किस पोजीशन पर आ गया है, तो ये तीसरा सबसे बड़ा भारत का निर्यातक देश बन गया है। दोस्तों नीदरलैंड की अगर हम बात करें तो नीदरलैंड की कैपिटल क्या है, याद रखेंगे एम्स्टर्डम, और नीदरलैंड की करेंसी क्या है, तो यूरो नीदरलैंड की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है साल 2022 का सखारोव फ्रीडम प्राइज किसे दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, यूक्रेन को। दोस्तों जो यूक्रेन है तो यहाँ के लोगों को यूरोपीय संघ का यानी कि ईयू का प्रतिष्ठित सखारोव फ्रीडम प्राइज दिया गया। कौन सा प्राइज है, सखारोव फ्रीडम प्राइज। ये अवार्ड उनके संघर्ष को सम्मान देने के लिए दिया गया है। यूरोपीय संसद ने हाल ही में 2022 के सखारोव फ्रीडम प्राइज के लिए यूक्रेन के लोगों को चुना है। यह यूरोपीय संघ का एक प्रतिष्ठित अवार्ड है जो हर साल दिया जाता है। यूक्रेन को नामित किए जाने पर यूरोपीय संघ के सांसदों ने यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, वोलोदिमीर जेलेंस्की, तो इनकी बहादुरी, धैर्य और अपने लोगों के प्रति समर्पण के लिए प्रशंसा की और यूक्रेन की राज्य आपातकालीन सेवाओं की भी भूमिकाओं पर प्रकाश डाला। तो दोस्तों याद रखेंगे साल 2022 का यूरोपीय संघ का जो प्रतिष्ठित सखारोव फ्रीडम प्राइज है ये किसको दिया गया है, तो यूक्रेन को दिया गया है, यूक्रेन के लोगों को दिया गया है। दरअसल यूक्रेन और रूस के बीच में क्या हुआ, काफी लंबे समय से जो है युद्ध चला। तो इसमें जो यूक्रेन के राष्ट्रपति थे वोलोदिमीर जेलेंस्की, उन्होंने बहुत ही बहादुरी दिखाई, धैर्य दिखाया और लगातार उन्होंने क्या है, हार नहीं मानी और वो जो है युद्ध करते रहे। तो ऐसे में जो यूरोपीय संघ है उसने इसी के चलते यानी बहादुरी, धैर्य और लोगों के प्रति समर्पण के लिए ये जो पुरस्कार है वो किसको दिया, यूक्रेन को दिया। तो याद रखेंगे साल 2022 का जो सखारोव फ्रीडम प्राइज है ये किसको दिया गया है, तो यूक्रेन के लोगों को ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत ने किस कंपनी पर अक्टूबर माह में लगभग 2300 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा डी, गूगल के ऊपर। दोस्तों सर्च इंजन जो है गूगल, ये क्या एक सर्च इंजन है, तो गूगल की मनमानी रोकने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई ने एक बार फिर से जुर्माना लगाया। प्ले स्टोर नीतियों में अपनी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल पर 936.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया और अक्टूबर महीने में ये दूसरी बार है जब गूगल पर कार्रवाई की गई है और जुर्माना लगाया गया। इससे पहले भी जो सीसीआई है यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, तो इसने जो है 1338 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था और इस तरह से गूगल पर महीने भर में 2300 करोड़ रुपए के करीब जुर्माना जो है लगाया जा चुका है। तो यहां से याद रखेंगे आप कि अक्टूबर महीने में 2300 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है किस पर लगाया गया है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की ओर से, तो ये लगाया गया है सर्च इंजन गूगल पर। क्यों लगाया गया, तो यहां पर आपने देखा कि प्ले स्टोर की नीतियों में जो है ये गूगल इसने क्या किया, दुरुपयोग किया है, तो इसी के चलते ये जुर्माना लगाया गया है। दोस्तों अगर हम गूगल की बात करते हैं तो गूगल से भी संबंधित आपको कुछ याद रखना है। गूगल की स्थापना कब हुई थी, गूगल की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखेंगे 4 सितंबर 1998, 4 सितंबर 1998 में जो है गूगल की स्थापना हुई थी। गूगल के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो सुंदर पिचई, ये जो है वर्तमान में गूगल के सीईओ हैं। गूगल का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो वो भी याद रखेंगे, कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में गूगल का हेडक्वार्टर है। और दोस्तों गूगल के फाउंडर कौन थे, तो लैरी पेज और सर्गी ब्रिन, ये जो है कौन थे, ये थे गूगल के फाउंडर। ठीक, तो याद रखेंगे स्थापना, हेडक्वार्टर और वर्तमान में सीईओ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन कुंजप लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कौन सा, बी करेक्ट हो जाएगा केरल। केरल सरकार ने जो है कुंजप एप्लीकेशन लॉन्च किया है। दोस्तों केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, उन्होंने 22 अक्टूबर 2022 को राज्य में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। किस नाम से, तो कुंजप नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। इसे जो है राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विकसित किया गया है। ये जो एप्लीकेशन है कुंजप, इस पर जनता द्वारा रिपोर्ट किए गए प्रकरणों पर जिला स्तर पर त्वरित प्रतिक्रिया दल बनाकर के त्वरित कार्यवाही की जाएगी। तो याद रखेंगे आप, उद्देश्य क्या है, तो बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकना इस मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य है। किस नाम से लॉन्च किया गया, तो कुंजप नाम से मोबाइल एप्लीकेशन है। किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, तो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है
हाल ही में एक नई पुस्तक द कॉर्बेट पेपर्स का संकलन और संपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। दोस्तों अक्षय शाह और स्टीफन ऑल्टर ने जिम कॉर्बेट के बारे में एक नई किताब का नाम क्या है? तो द कॉर्बेट पेपर्स बायोग्राफिकल लीगल एंड कॉन्टेक्चुअल मटेरियल ऑन द लाइफ एंड करियर ऑफ जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं, ये इसका नाम है। काफी लंबा है तो याद रखेंगे यहाँ से इतना नाम, द कॉर्बेट पेपर्स, ठीक है, को संकलित और संपादित किया है। यह ब्लैक काइट पब्लिशिंग द्वारा प्रकाशित किया गया है। प्रसिद्ध प्रकृतिवादी शिकारी जिम कॉर्बेट ने उत्तर भारत के जंगलों में वन्य जीवों के साथ अपने अनुभवों के बारे में बेस्ट सेलर की एक श्रृंखला लिखी है। द कॉर्बेट पेपर्स में उनकी बहन मैगी द्वारा कॉर्बेट की अप्रकाशित यादें और एक भूले हुए काम के दुर्लभ अंश भी शामिल हैं। तो याद रखेंगे जो पुस्तक है द कॉर्बेट पेपर्स, इसका संपादन और संकलन किसने किया है? तो अक्षय शाह और स्टीफन ऑल्टर। तो दोस्तों ये थे 27 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये रहा कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट था, विराट कोहली, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। यह है आज का क्वेश्चन, ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन बने? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो भी करेक्ट है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।